तो बर्नौलीज हमने पिछली बार पढ़ाया था आप लोगों को याद हो तो बर्नौलीज का आपका जो इक्वेशन आता था, इक्वेशन क्या आता था बर्नौलीज का, बताइए। बर्नौलीज का जो इक्वेशन सर p प्लस हाफ t स्क्वायर माइनस कहाँ से आ जाएगा सर हमने स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बताओ। when an incompressible and non-viscous fluid flow through non-uniform container and at every यानी कि point of pass an incompressible or non-viscous fluid flowing in a non-uniform tube, then the total energy that means sum of potential energy, pressure energy and kinetic energy will be constant at every point in the tube, है ना? तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कौन सी है? दैट इज द प्रेशर एनर्जी, है ना? दिस इज द प्रेशर एनर्जी, है ना? ये क्या है आपकी? काइनेटिक एनर्जी। ये है काइनेटिक एनर्जी। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। रश्मि भी आ गई, विदुषी, है ना? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? बर्नौलीज इक्वेशन, है ना? बर्नौलीज इक्वेशन है ये। इसी के बेस पे हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते हैं। अब इसके बाद में अगर हम इस इक्वेशन पे डिवाइड कर दें किससे? रो जी एच, रो जी से, सिर्फ रो जी से करूं तो डिवाइडिंग बाय रो जी, है ना? इक्वेशन इसको मान लो इक्वेशन 1 अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, डिवाइडिंग बाई रो जी। आपने जो कल लिया हो इक्वेशन उसी वही लिखना है, डिवाइडिंग बाई रो जी, या डायरेक्ट लिख दो रो जी ऑफ द एबव इक्वेशन, ऑफ द एबव इक्वेशन, ऐसा लिख लो, 1 और 2 ना लिखो। एबव इक्वेशन को अगर हम रो जी से डिवाइड करेंगे तो P अपॉन रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर अपॉन G और प्लस क्या हो जाएगा H इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? ये आ जाएगा आपका। अब देखिए P अपॉन रो जी V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस H इक्वल टू कांस्टेंट। अब इनको क्या बोलेंगे? फर्स्ट इज P अपॉन रो जी इज कॉल्ड द प्रेशर हेड, दैट इज द प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। इसको क्या बोलेंगे? दैट इज द काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड।
और इसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड। ठीक है सर, हेड का क्या मीनिंग है? हेड का मतलब हुआ कि कोई भी, जैसे आपका जो है, हम किसी ऊंचाई पे चले जाएं, है ना, हम अभी ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड से हम किसी भी हाइट पे चलेंगे, तो वहां से जब हम प्रेशर को मेजर करेंगे तो डेट इज द प्रेशर हेड। तो उसमें आपका जो है डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों ही इफेक्ट डालेगा, है ना, किसी हाइट पे हो अगर हम, तो उस केस में इनको बोलते हैं हेड, है ना। और कभी कभार ऐसा भी होता है, ये हेड हम लोग कहाँ पे निकालते हैं, जहां पे सडनली एरिया आपका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। जैसे आपका कोई भी ट्यूब है, ट्यूब का एरिया सडनली डिक्रीज हो गया या सडनली इंक्रीज हो गया, तो जब सडनली इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होगा, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज और इंक्रीज होगी, तो वहां पे हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी हेड। अगर आप किसी हाइट पे चले जाएंगे तो वहां पे निकालेंगे हम लोग पोटेंशियल हेड, हमारा हायर होगा। ठीक है, और प्रेशर हेड दोनों ही कंडीशन में निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस हेलो, सर। किसी हाइट पे जाएंगे तो वहां पे एच है सिर्फ, तो आपका जो सही है सर। पोटेंशियल हेड आपका जो है हायर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अगर एरिया आपका कहीं भी डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी हेड वहां पे हायर हो जाएगा। और प्रेशर हेड दोनों ही कंडीशन में, चाहे हाइट पे जाए या सडनली एरिया आपका डिक्रीज या इंक्रीज हो, दोनों ही कंडीशन में हम लोग प्रेशर हेड को वहां पे फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये आपका जो है, इनकी अलग अलग डायमेंशन, हेड की जो टोटल हेड, ये भी कह सकते हो द टोटल हेड विल बी कांस्टेंट। और इसकी जो है जो डायमेंशन होती है तीनों की, अगर आप निकालोगे तो ये हाइट के इक्वल आएंगी, डायमेंशन इसकी हाइट के इक्वल आती है ना। किसी की भी निकाल के एक की देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द हाइट। इसलिए इसको हेड बोलते हैं हम लोग जब भी हम हाइट की बात करेंगे, है ना। डायमेंशन इक्वल टू, तीनों में से किसी की भी निकालोगे तो डेट विल बी इक्वल टू द हाइट की डायमेंशन, यानी कि एल, एल इसकी डायमेंशन होगी। एच को हम पोटेंशियल हेड या ग्रेविटेशनल हेड दोनों बोलते हैं। लिख लीजिए इसको। और इनकी समेशन को, यानी कि जो कांस्टेंट लिखा है, डेट विल बी कॉल्ड द टोटल हेड। द सम ऑफ ऑल द थ्री हेड्स इज कॉल्ड द टोटल हेड, है ना। हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, इफ द मोशन ऑफ स्ट्रीम लाइन देन द all the three heads, that means pressure head, kinetic head and potential head will be always constant, है ना। if the liquid is flowing in the horizontal tube, if the liquid is flowing in a horizontal plane या tube, horizontal tube और प्लेन, है ना, तब आपका क्या होगा, H1 इक्वल टू H2 हो जाता। जो इसके पहले वाला जो इक्वेशन था जिसमें H1 और H2 हमने लिया था,
तो दोनों ही साइड का जब हॉरिजेंटल अगर हम ट्यूब रख रहे हैं तो H1 इक्वल टू वहां पे H2 होगा, तब हमारा जो H यानी कि H कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दो हेड यानी कि हम अगर एग्जिट और इनलेट दोनों की बात करेंगे उस केस में आपका P1 प्लस हाफ रो B1 B स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल ट्यूब के केस में। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया ये? Yes, sir. नोट हो गया, ओके। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कभी कभार लिमिटेशंस पूछ लेता है। तो दो तीन लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूं कि अगर नॉन विस्कस फ्लूइड यहाँ पे ले लें, नॉन विस्कस फ्लूइड फॉर विच वेलोसिटी ऑफ ऑल द लिक्विड across any cross section tube is same, है ना। अगर कोई भी क्रॉस सेक्शनल ट्यूब होगा तो आपका जो है नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स आर सेम। ट्यूब के अंदर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, velocity of the particle in the innermost layer of liquid is maximum and reduces to zero for the particle in contact with the wall of the tube, है ना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इसको फिगर द्वारा समझ सकते हो कि अगर सेंटर पे हम लोग बात करें, ठीक, ट्यूब के, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर हम यही जो है वेलोसिटी की बात करें कि यहाँ पे यानी कि जो कांटेक्ट में है आपके वॉल के, ट्यूब के कांटेक्ट में है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर वेलोसिटी की हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी लगातार रिड्यूस होती चली जाती है, ठीक है। वेलोसिटी रिड्यूस होती चली जाती है, ऑलमोस्ट एकदम लास्ट पॉइंट पे अगर चले जाओगे तो जीरो के इक्वल हो जाती है। दूसरा, हम इसमें जो है एज्यूप्शन, जो जब इसको ड्राइव करते हैं तो दूसरा हम लोग जो एज्यूप्शन लेते हैं, हालांकि ये सब हमने आपको बताया था कि हम जो इसको ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग आइडियल फ्लूइड की उस वक्त बात किए थे। आइडियल फ्लूइड दैट मींस इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड था, लेकिन ऐसा कोई भी फ्लूइड अभी तक यूनिवर्स में खोजा नहीं गया और ऐसा कोई भी फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग एज्यूप्शन के बेस पे हम लोग जो है इसको प्रूव करते हैं और उसी एज्यूप्शन में हम लोग ये भी लेके चलते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी फॉर द लिक्विड इन मोशन, है ना। अगर आप सोचिए कि अगर किसी भी ट्यूब से पानी, अगर वाटर या लिक्विड कोई भी फ्लो कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो हीट लॉस, कुछ ना कुछ तो लॉसेस होगा, हेड लॉस ही होता है उसमें। लेकिन हम जब बर्नौलीज को ड्राइव करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर द लिक्विड मोशन। दूसरा है, लिख लीजिए इसको, नो लॉस ऑफ एनर्जी फॉर द लिक्विड इन मोशन। लिख लिया? हेलो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अगर जो है कोई भी अगर लिक्विड अगर कर्व पाथ में फ्लो कर रहा होगा तो एनर्जी इन्वॉल्व ड्यू टू सेंटीपिटल फोर्स, है ना। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी लिक्विड कैसा हो आपका, अगर कर्व पाथ में फ्लो कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा,
आपका जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण भी तो होगी, लेकिन हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कंसीडर ही नहीं करते हैं। इसको ड्राइव करते समय कभी कंसीडर किए हम लोग? पूरा ड्राइव कर दिया। तो ये सब इसकी लिमिटेशंस, एनर्जी को हम लोगों ने कभी भी कंसीडर नहीं किया है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब आ जाए एप्लीकेशन की बात करें हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम देख लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जो अभी हम आपको बताए हैं कि कहाँ पे सडनली एरिया इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं। और ये एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर। ये आपसे पूछा जाता है कि वेंचुरीमीटर का क्या यूज है ना। देख लीजिए वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? टू डिटरमाइन द रेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्यूब। किसी भी ट्यूब से या किसी भी पाइप से कितना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड, द लिक्विड फ्लोइंग वॉल्यूम पर सेकेंड, कितना पानी जा रहा है, एग्जिट हो रहा कितना वाटर और लिक्विड, उसको हम लोग मेजर करते हैं ड्यू बाय द वेंचुरीमीटर। ओके, तो वेंचुरीमीटर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपका जो है कन्वर्जन पार्ट होता है, एक थ्रॉट होता है, एक डाइवर्जन पार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज, हम लोग बनाएंगे इसको, कन्वर्जिंग पार्ट ये होता है, दैट इज कॉल्ड द थ्रोट। और ये आपका जो है कुछ इस टाइप से बनता है ये, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग पार्ट। यहां से आपका वाटर फ्लो होगा, वाटर और लिक्विड कुछ भी है ना। यहां पर एक हम ट्यूब लगा देंगे, जो भी लिक्विड जो भी होगा वो इसमें ऊपर की तरफ जाएगा। एक थ्रोट पे लगाते हैं, दैट इज द थ्रोट एरिया, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग पार्ट होता है ये, दैट इज कॉल्ड द थ्रोट, और दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग पार्ट है ना। यहाँ पे देखिए कन्वर्जिंग इसलिए क्योंकि यहाँ एरिया आपका ज्यादा है और यहाँ पर एरिया आपका कम हो गया है, तो ये कन्वर्ज हो गया एरिया। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक की हम बात करें तो यहाँ पे जो एरिया है ये आपका कन्वर्ज हो गया है, और ये आपका जो है सबसे कम एरिया, सकरा हुआ नैरो एरिया है, थ्रोट की तरह, हमारे गले की तरह, तो इसको थ्रोट पार्ट बोलते हैं। और इसके बाद में आपका जो एरिया है ट्यूब का वो फिर से जो है इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं प्रेशर की वैल्यू। यहाँ पे उस जो है आपका जो लिक्विड है वो यहाँ पे ज्यादा चढ़ा होगा, और इसमें जो है लिक्विड का जो लेवल होता है, लेवल का जो डिफरेंस होगा, दैट इज द एच। हम कभी भी सॉल्व करते समय हमेशा जो है, जैसे ये लिया है तो ये एक सेक्शन हम लोग जो है डिसाइड कर रहा है, दैट इज द A1। ठीक है, और ये एक सेक्शन हो जाएगा हमारा, दैट इज द A2। ठीक है, ये हमारा A1 है और ये हमारा A2 है एरिया। ठीक है, इस पॉइंट से हम कंसीडर करें द वेलोसिटी इज V1,
अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि डिफरेंट लेके चल रहे हैं, डिफरेंट। यहाँ पे B1 होगा और यहाँ से हम डेट इज द B2, ये आपका B1 यहाँ इस एरिया में और इस एरिया में आपका B2। क्लियर है? सेक्शन, हाँ यहाँ पे हमने सेक्शन कंसीडर करेंगे हमेशा, याद रखो। ये अगर X सेक्शन है तो इसको हम लोग Y सेक्शन कंसीडर कर लें, जैसे वहां पे किए थे, कहाँ पे, बर्नौलीज को प्रूव करते हुए, है ना। वहां पे हम लोगों ने एरिया अलग अलग कंसीडर किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें बेंचोमीटर में आप लिख लीजिए थोड़ा सा कि क्या, क्यों यूज करते हैं और किस पे क्या प्रिंसिपल है इसका। लिख लीजिए, इट इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। It is a device based on Bernoulli's theorem by which we measure the rate of flow of water in a tube. Rate of flow को ब्रैकेट में लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इन ए ट्यूब, ब्रैकेट क्लोज के बाद में इन ए ट्यूब, ठीक है। इन ए ट्यूब। अब इन दोनों के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये दो सेक्शन है हमारे पास में, अगर इन दोनों सेक्शन के लिए हम लोग बर्नौलीज लगाते हैं तो बर्नौलीज कैसे यहाँ पे लगाएंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। ओके, सो वी कैन राइट इट A1 अपॉन A2 इक्वल टू B2 अपॉन V1 लिखा जा सकता है। दैट इज इक्वेशन 1 हमने मान लिया। क्लियर? यस। ओके, अब अप्लाइंग Bernoulli's theorem for the section X and Y, applying Bernoulli's theorem, applying Bernoulli's theorem for section X and Y। X और Y के लिए हम लोग बर्नौलीज को अप्लाई करेंगे। डेट मीन्स यहाँ पे P1 प्लस, अब यहाँ पे देख रहे होंगे ट्यूब आपका हॉरिजेंटल रखा हुआ है, डेट मीन्स H1 इक्वल टू H2, हॉरिजेंटल ट्यूब है, डेट मीन्स H1 इक्वल टू, यहाँ पे H2 है तो हमारा B1 स्क्वायर इक्वल टू H1 से H2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी कि P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ रो, ये इस साइड जाएगा तो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर होगा। देखिए आएगा यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं हाफ
रो और B1 को हमने कॉमन लिया यहाँ पे, B1 स्क्वायर को, तो अंदर क्या हो जाएगा, B2 स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अब ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, B2 अपॉन B1 इक्वल टू A1 अपॉन A2 दिख रहा है। B2 upon B1 equal to A1 upon A2. We can put the value of B2 upon B1 from equation 1, है ना? Putting the value of V2 upon V1 from equation 1. क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ रो V1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? आफ्टर 10 मिनट्स ये कट हो जाएगा, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। तो इसको फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, हाफ रो B1 स्क्वायर अंदर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। क्लियर? अगर जो है हम देख रहे हैं डायग्राम में, इतना लिख लिया आपने, यहां पर देखिए, फॉर द वर्टिकल ट्यूब्स H is the difference in levels of water in the vertical tubes, है ना? वर्टिकल ट्यूब्स क्या है, डिफरेंस है आपका लेवल्स ऑफ वाटर का वर्टिकल ट्यूब में। तो हम लोग यहाँ पे, डेट मीन्स वर्टिकल ट्यूब के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला वहां पे बताया था, P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या आता था, H रोजी निकाले थे। ये फॉर्मूला याद हो अगर आपको, पिछले चैप्टर में फ्लूइड प्रेशर में हमने ये फॉर्मूला आपको निकाल के दिया था। यस सर। है ना? तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन प्लेस ऑफ P1 equal to P1 minus P2, we can write it rho GH equal to half rho V1 square और A1 square minus A2 square upon A2 square। क्लियर? यहां से हमें जो फाइंड आउट करना है V1 का वैल्यू। ठीक? तो फर्स्ट V1 स्क्वायर इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, रो GH, ठीक, और 2 ऊपर चला जाएगा, रो से अपॉन रो है तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा बाद में, और यहाँ पे आ जाएगा आपका A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर है? रो से रो कैंसिल कर दो, यहाँ पे कट, तो बी फाइंड 2GH, ओके, 2GH, और यहाँ पे आपको मिलेगा A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर है? तो
V1 की यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना। V1 अगर निकालेंगे तो ये इस पे रूट आ जाएगा आपका। अगर रूट आएगा तो आप देखेंगे A1 A2 स्क्वायर आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट उसका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा A2 और इनसाइड आपका बचेगा 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्लियर है? that will be equal to V1, है ना। V1 का जो फॉर्मूला आ रहा V1 इक्वल टू A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। नोट कर लीजिए इतना। फिर इसके बाद में हम लोग रेट ऑफ डिस्चार्ज जो कि हम लोग निकालते हैं बेंचोमीटर से, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हो गया? Yes, sir. नोट कर लीजिए आराम से। इसके बाद में हम लोग चलते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड। दैट मीन्स हम लोग इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द ट्यूब, या इसी को कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर or liquid flowing per second, flowing per second। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग क्यू से क्वांटिटेटिव इक्वेशन में लिख रहे थे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लिखे थे। तो यहां से हमने V1 का वैल्यू निकाला तो A1 V1 हमारा होता है, तो इसमें V1 का वैल्यू डाल दीजिए। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे A1 A2 V1 का वैल्यू देखो और रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आपका Q का वैल्यू आ गया। दैट इज द वैल्यू ऑफ Q। शेप ले लिया उसने गड़बड़, है ना, ये आपका इससे जाता भी नहीं है। चलिए देख लीजिए, वो अपने आप ले लेता है ये शेप। Q इक्वल टू A1 A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। हो गया ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आपका आता है, इसी की एप्लीकेशन है पाइटोट ट्यूब। हालांकि ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है आपसे। दूसरा एप्लीकेशन है पाइटोट ट्यूब, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। It is the device used to measure the velocity of flow at any depth in a flowing liquid. Any depth in a flowing liquid.
ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला आएगा आपका V इक्वल टू √GH, ये नोट कर लीजिए डायरेक्ट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थर्ड एप्लीकेशन, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोप्लेन जो फ्लाइट करता है उसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की फ्लाइट का जो प्रिंसिपल है दैट इज द बर्नौलीज थ्योरम, है ना। बर्नौलीज थ्योरम के बेस पे का प्रिंसिपल वहां पे यूज होता है, और जिसकी बेस पे ही वो जो है आपका फ्लो करता है ना। वो कैसे होता है ये भी हम बता दें आपको। विंग्स बड़े होते हैं, काफी बड़े बड़े अपर सरफेस पे। तो होता क्या है, प्रेशर ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस